नमस्कार मित्रों, मैं हूं एडवोकेट ब्रिजेश यादव, आपका अपना लीगल एडवाइजर। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लास के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं ऑनरेबल हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा हाल ही में 25 मार्च 2026 को दिए गए एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले के बारे में। दोस्तों, अक्सर लोग ये कहते हैं कि लोन डिफॉल्ट का मामला है, पर्सनल लोन डिफॉल्ट हुआ है, बैंक क्या ही कर लेगी। तो दोस्तों, आज आप लोगों के साथ में एक ऐसे केस के बारे में डिस्कशन करूंगा, चर्चा करूंगा, बात करूंगा, जिसके अंदर दोस्तों मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जो ट्रायल जो कोर्ट होती है, जो लोअर कोर्ट होती है, उन्होंने लोन डिफॉल्ट के केस में के संबंध में एक चेक बाउंसिंग के मामले में सेक्शन 138 एनआई एक्ट के मामले में दोस्तों लोन के डिफॉल्टर, लोन के बोरोवर को 3 महीने की जेल, 3 मंथ की सिंपल इम्प्रिजनमेंट और तो और दोस्तों 85,985 रुपीज का कंपनसेशन क्षतिपूर्ति बैंक को देने का ऑर्डर पास किया है। दोस्तों केस का टाइटल मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगा। केस के टाइटल का नाम है दौलत राम वर्सेस एचपी स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक एंड अनदर। दोस्तों, इस मामले में हुआ क्या था, आइए जरा जान लेते हैं कि कैसे एक लोन के डिफॉल्टर को इस मामले में 3 महीने की जेल और क्षतिपूर्ति कंपनसेशन बैंक को देना पड़ा। दोस्तों, हुआ क्या था, एक लोन के बोरोवर ने, एक लोन के डिफॉल्टर ने एक कोऑपरेटिव बैंक से 1.5 लाख रुपए का लोन लिया था। अब इस मामले में आगे चलकर लोन के बोरोवर ने ईएमआई कुछ समय तक रेगुलर भरी, लेकिन हुआ क्या आगे चलकर, किन्हीं विषम परिस्थितियों और चलते आर्थिक हालातों के कारण लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना चालू हो गई। अब ऐसे मामले में आगे चलकर लोन अकाउंट एनपीए में घोषित और कैटेगराइज हुआ। दोस्तों, ऐसे में लोन के डिफॉल्टर, लोन के बोरोवर ने अपने अकाउंट को रेगुलराइज और एक्टिव करने के लिए, अपने अकाउंट को एनपीए से बाहर निकालने के लिए कोऑपरेटिव बैंक को दोस्तों एक चेक जारी किया, एक चेक को इशू किया दोस्तों, और चेक का अमाउंट था 75,985 रुपीज का चेक। अब ऐसे में हुआ क्या दोस्तों, आगे चलकर इस चेक को कोऑपरेटिव बैंक ने डिपॉजिट किया फॉर एनकैशमेंट। फिर दोस्तों हुआ क्या, वो चेक डिसऑनर्ड और बाउंस हो गया और रिमार्क लिख के आ गया कि इनसफिशिएंट ऑफ फंड, पर्याप्त राशि न होने के कारण जो चेक है वो डिसऑनर्ड और बाउंस हो गया। अब ऐसे में कोऑपरेटिव बैंक ने लोन के डिफॉल्टर, लोन के बोरोवर को एक लीगल नोटिस भेजी दोस्तों, और उसके अंदर समय दिया कि भैया जो भी आपका ये अमाउंट है चेक का, इसका भुगतान अगले 15 दिनों के अंदर कर दीजिए। अब हुआ क्या, 15 डेज के अंदर पेमेंट नहीं आया, तो ऐसे में आगे चलकर कोऑपरेटिव बैंक ने लोन के डिफॉल्टर, लोन के बोरोवर के खिलाफ में के अगेंस्ट में मजिस्ट्रेट कोर्ट में सेक्शन 138 एनआई एक्ट के तहत एक कंप्लेंट, एक केस मुकदमा दर्ज करवा दिया। अब ये मामला दोस्तों बिफोर दी मजिस्ट्रेट कोर्ट चालू हो गया, ट्रायल स्टार्ट हो गई दोस्तों। अब ऐसे में पूरा मामला चला दोस्तों, इसके अंदर चीफ एग्जामिनेशन हुई, क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, विटनेस को देखे गए, एविडेंसेस को देखे गए दोस्तों, और ऐसे में आगे चलकर इस मामले में दोस्तों 2 सिद्धि कॉन्विक्शन हो गई दोस्तों, सजा हो गई। लोन के डिफॉल्टर, लोन के बोरोवर को 3 महीने की सजा, सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो गई दोस्तों, और मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस मामले में बैंक को दोस्तों 85,985 रुपीज का कंपनसेशन क्षतिपूर्ति देने का भी ऑर्डर पास किया दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, कॉन्विक्शन हो गई, 2 सिद्धि हो गई और कंपनसेशन देने का ऑर्डर भी पास हो गया मजिस्ट्रेट कोर्ट के द्वारा, ट्रायल कोर्ट के द्वारा। अब ऐसे में हुआ क्या, दौलत राम जी ने इस मामले को वो आगे लेकर गए, उन्होंने सेशन कोर्ट में इसको चैलेंज किया दोस्तों। सेशन कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को वैसे सेम एज इट इज रखा, इसमें उनको कोई भी राहत नहीं दी, और उन्होंने ट्रायल कोर्ट के इस ऑर्डर को अफर्म कर दिया कि भैया अब इसके अंदर कोई बदलाव, चेंजेस नहीं होंगे। ट्रायल कोर्ट ने, मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जो भी ऑर्डर पास किया वो सही है। अब ऐसे में दौलत राम जी इस मामले को आगे लेके जाते हैं बिफोर दी हाई कोर्ट दोस्तों, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के समक्ष इस मामले को लेके जाते हैं, और वहां पे जाकर एक क्रिमिनल रिवीजन, एक पिटीशन फाइल करते हैं दोस्तों कि भाई इसके अंदर मुझे कुछ राहत दी जाए, इस मामले को दोबारा वापस से देखा जाए, सुना जाए। तो उन्होंने एक क्रिमिनल रिवीजन की एक पिटीशन फाइल कर दी बिफोर दी हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट दोस्तों। डियर फ्रेंड, जब ये मामला हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के समक्ष पहुंचा तो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने इस मामले को देखा, समझा और सुना, और उन्होंने ये कह दिया कि भैया ये जो मामला है, इसमें जो ऑर्डर पास हुआ है
इसमें जो कंपनसेशन की जो बात कही गई है, जो ऑर्डर पास हुआ है, वो सही है, इसमें हम कोई बदलाव नहीं करेंगे। लेकिन इसी के साथ में हाई कोर्ट ने अपनी कुछ बातों को रखा, रीजन दिया कि क्यों हम इसके अंदर कोई बदलाव नहीं करेंगे, हम इसके अंदर क्यों दौलत राम जी को, लोन के डिफॉल्टर को हम राहत क्यों नहीं देंगे, इसका रीजन बताया। दोस्तों सबसे पहले तो दौलत राम जी के जो एडवोकेट, जो काउंसिल थे, उन्होंने ये पक्ष रखा कि हमने ये जो चेक दिया था ना, ये चेक सिर्फ सिक्योरिटी पर्पस के लिए दिया था, हमने ये चेक सिर्फ सिक्योरिटी पर्पस के लिए दिया था, हमारी ऐसी कोई लाइबिलिटी बनती नहीं थी, हमने सिर्फ ये फ्यूचर के लिए एक चेक इशू और जारी किया था फॉर सिक्योरिटी पर्पस के लिए, और सिक्योरिटी चेक दिया था, इस बात का वो उन्होंने ये पॉइंट बिफोर दी हाई कोर्ट रखा। तो हाई कोर्ट ने इस मामले में ये कहा कि यदि आपने कोई सिक्योरिटी चेक दिया है और ऐसे में उस समय जब आपने चेक दिया था, उस समय उस पर जो भी डेट्स मेंशन होगी, उस समय यदि आपकी कोई भी लाइबिलिटी बनती होगी, कोई भी आपका डेप्ट बनता होगा, यदि आपको कोई भी आपका कर्ज चुकता करना होगा, आपकी कोई भी लॉफुल लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करना होगा, और ऐसे में यदि सिक्योरिटी चेक को बैंक में जमा किया जाता है फॉर एनकैशमेंट पर्पस के लिए, और ऐसे में जब वो डिसऑनर्ड हो जाता है तो सिक्योरिटी चेक के बाउंस होने पर भी एक क्रिमिनल लाइबिलिटी बन जाती है, और 138 सेक्शन 138 एनआई एक्ट के तहत ये एक ऑफेंस और एक अपराध माना जाएगा। और आप ये कह के नहीं निकल सकते हो कि ये सिक्योरिटी चेक है, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। यदि आपने सिक्योरिटी चेक दिया है और उस वक्त आपकी कोई लाइबिलिटी बनती है, यदि आपका कोई भी कर्ज बनता है, तो ऐसे में ये सिक्योरिटी चेक को डिपॉजिट करने के बाद यदि ये बाउंस हो जाता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस मामले में एक कंप्लेंट दर्ज हो सकता है और होगा। दोस्तों डियर फ्रेंड्स, यहां पे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह भी कह दिया कि एनआई एक्ट के अंदर सेक्शन 118, सेक्शन 139, 118 और 139 का एक प्रिजम्पशन है कि यदि आपने किसी को कोई चेक जारी किया है, तो ऐसे में यह माना जाता है कि कहीं ना कहीं आप अपनी एक लॉफुल लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए आपने ये चेक जारी किया है। इस तरीके से एक प्रिजम्पशन माना जाता है। दोस्तों तो एनआई एक्ट के अंदर सेक्शन 118 और 139 की बात कह दी हाई कोर्ट ने कि भैया चेक दिए हो, चेक बाउंस हुआ है, और चेक क्यों दिया हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी कोई ना कोई दोस्तों आपकी देनदारी बनती थी, तभी आपने चेक दिया है। तो ये कानून के प्रिजम्पशन के आधार पर ये मान लिया जाता है कि भैया तुम्हारी कोई ना कोई देनदारी बनती थी, आपकी कोई ना कोई एक लॉफुल लाइबिलिटी बनती थी, तभी आपने चेक दिया है। अब यदि आप ये कहते हैं कि हमारी कोई देनदारी नहीं बनती है, हमें कोई पैसा देना ही नहीं है, हमने तो सिर्फ ये सिक्योरिटी चेक दिया था बस फ्यूचर पर्पस के लिए, बस फ्यूचर की सेफ्टी के लिए, तो दोस्तों एनआई एक्ट के अंदर एक प्रोविजन है, दोस्तों एक कॉन्सेप्ट है रेबिटेबल। रेबिटेबल का मतलब क्या होता है कि भैया यदि आप ऐसा कह रहे हैं कि मेरी देनदारी नहीं बनती थी, यहां पे सेक्शन 138 नहीं लगना चाहिए, ये सिक्योरिटी चेक है, तो आप प्रूफ करिए, आप सिद्ध करिए कि आपकी कोई देनदारी नहीं बनती थी, आपके ऊपर कोई कर्ज नहीं था, क्योंकि यहां पे जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो अक्यूज्ड और आरोपी के ऊपर शिफ्ट हो जाता है एनआई एक्ट के हिसाब से। तो आप रेबिटल करिए, आप ऐसा कोई एविडेंस रखिए, आप ऐसा कोई सबूत रखिए कि आपकी देनदारी नहीं बनती थी, आपके ऊपर कोई कर्ज, आपके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं थी जब आपने इस चेक को जारी और इश्यू किया था। तो आप रेबिटल करिए, आपको ऐसा एक मजबूत, एक स्ट्रॉन्ग कोई एविडेंस रखिए, और आप इस प्रिजम्पशंस को तोड़िए, आप इस 118, 139 के प्रिजम्पशंस को आप ब्रेक करिए, तोड़िए, तब हम मानेंगे कि आपने कोई अपराध, आपने कोई ऑफेंस नहीं किया है। सेक्शन 138 का कोई मामला बनेगा ही नहीं यदि आप यहां पे प्रिजम्पशंस को तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। ये प्रिजम्पशंस रिबिटेबल होते हैं, आप इनको तोड़ सकते हो। आपके पास यदि कोई सबूत, कोई गवाह, कोई एविडेंस, कोई मजबूत एविडेंस है तो आप कोर्ट के समक्ष रख के तोड़ सकते हो, तो तोड़ो। लेकिन यहां पे जो दौलत राम जी थे, जो लोन के डिफॉल्टर थे, उन्होंने प्रिजम्पशंस को तोड़ नहीं पाए, वो प्रिजम्पशंस को रिबिटेबल नहीं कर पाए दोस्तों। तो ऐसे में यहां पर कोर्ट ने यह मान लिया कि कहीं न कहीं लोन के डिफॉल्टर
दौलत राम जी की देनदारी बनती ही है। यहाँ पे ये आप नहीं कह सकते ये सिक्योरिटी चेक है। अरे यार, सिक्योरिटी चेक कोई सादा पेपर थोड़ी ना है कि बस ऐसे फाड़ के दे दिया आपने मनमानी तरीके से। दिस इज नॉट अ ब्लैंक पेपर। चेक एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है विच इज एनफोर्सेबल इन द आई ऑफ लॉ। आप किसी को ऐसे ही सिक्योरिटी चेक देकर और बाद में बाउंस हो गया तो ये कह के नहीं निकल सकते हैं कि ये एक सिक्योरिटी चेक है, बिल्कुल भी नहीं। सिक्योरिटी चेक यदि बाउंस हुआ तो ऐसे में 138 एनआई एक्ट का मामला बनेगा और कंप्लेंट फाइल होगी दोस्तों। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोन का डिफॉल्टर है, जो लोन का बोरोवर है, इस मामले में दोस्तों बुरी तरीके से फंस जाता है और ट्रायल कोर्ट और मजिस्ट्रेट कोर्ट के द्वारा इस मामले में कॉन्विक्शन कर दिया जाता है, दोष सिद्धि कर दिया जाता है। ये मामला दोस्तों सेशन कोर्ट, एडिशनल सेशन कोर्ट के पास जाता है। वहां पर भी सेम सजा को, क्षतिपूर्ति को, कंपनसेशन को बरकरार रखा जाता है। मामला हाई कोर्ट जाता है। हाई कोर्ट ने इसमें एनआई एक्ट के प्रावधानों और प्रोविजंस की बात कह दी और यह कहा कि इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। यहां पर भी हाई कोर्ट ने उस कॉन्विक्शन, उस दोष सिद्धि को, उस सजा को दोस्तों बरकरार रखा दोस्तों, और दौलत राम जी को, लोन के डिफॉल्टर को, यह कहा कि आप मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष अपने आप को सरेंडर करें और बैंक को कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति दे दोस्तों। तो ऐसे में इस मामले में 3 महीने की जेल हुई दोस्तों और 85,985 रुपीस का कंपनसेशन और क्षतिपूर्ति देने के लिए बैंक को कहा गया दोस्तों। तो डियर फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से ये पूरा मामला था। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि यदि आप किसी को भी कोई भी चेक यदि जारी करते हैं, चेक इशू करते हैं, तो सोच समझकर इशू करिए दोस्तों। यदि उस वक्त आपकी कोई देनदारी बनती रहेगी, कोई आपकी लॉफुल लायबिलिटी बनती रहेगी दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आगे चलकर आप इस मामले में फंस सकते हो। यदि चेक बाउंस होगा तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर एनआई एक्ट 138 के तहत दोस्तों एक्शन लिया जाएगा। चाहे ये मामला सेक्शन 25 का हो, चाहे ये मामला सेक्शन 138 एनआई एक्ट का हो दोस्तों। जो चेक होता है उसको फिजिकली जाकर बैंक में जमा करते हैं, तो ये फिजिकल फॉर्म में ये चेक जमा हुआ और फिजिकल तरीके से ये बाउंस हुआ। लेकिन यदि आपने कोई ईसीएस मैंडेट की परमिशन दे रखी है कि भैया हर महीने मेरे अकाउंट से एक फिक्स्ड अमाउंट कटेगा, उसकी मैं परमिशन देता हूं, और ऐसे में यदि आपकी वो ईसीएस डिफॉल्ट होती है तो ऐसे में दोस्तों सेक्शन 25 का मामला बन जाएगा और दोनों में सजा, प्रोविजन, प्रावधान लगभग सेम है दोस्तों। चेक बाउंसिंग के मामले में मैक्सिमम जो पनिशमेंट है, जो इंप्रिजनमेंट है, वो 2 साल की है और सेक्शन 25 के मामले में भी सेम है, मैक्सिमम 2 साल की एक इंप्रिजनमेंट और पनिशमेंट है दोस्तों। लेकिन अधिकतर मामलों में यह देखा जाता है कि जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है वो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने की ही एक रीजनेबल एक इंप्रिजनमेंट, एक जेल का ऑर्डर करती है दोस्तों। तो इसमें इस तरीके से है ये पूरा मामला। लेकिन ये मामले डायरेक्ट नहीं होते हैं, बाकायदा नियम कानून से इसका पूरा ट्रायल चलता है, पूरा प्रोसीजर चलता है दोस्तों, सीआरपीसी की प्रक्रिया चलती है, उसके हिसाब से फिर जाकर इसमें ऑर्डर पास होता है दोस्तों। तो अब ये कह देना आसान नहीं होगा कि पर्सनल लोन डिफॉल्ट का मामला है कि बैंक कुछ नहीं कर लेगी, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो ये सब सारी बातें दोस्तों अब सिर्फ हवा हवाई रह जाएंगी, क्योंकि अब दोस्तों कोर्ट्स ने इस मामले में कड़ाई से एक्शन लेना चालू कर दिया है और इसके अंदर कॉन्विक्शन, कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति का ऑर्डर पास करना चालू कर दिया है दोस्तों। तो ऐसे मामले में आपको सावधान रहने की जरूरत है दोस्तों। ऐसे मामले कंपाउंडेबल, समझौते योग्य होते हैं। यदि आपका कभी भी बीच में पैसे का फंड का अरेंजमेंट हो जाता है तो बैंक से बातचीत करके आप इस मामले को दोस्तों एमिकेबली आप रिजॉल्व, शॉर्ट आउट कर सकते हैं, समझौता, नेगोशिएशंस कर सकते हैं दोस्तों किसी भी स्टेज पर। तो इसमें आपको डरना घबराना नहीं है, बस आपको कानून को आपको समझना है, आपको लॉ को समझना है दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से मेरा ये क्लास यहीं पे समाप्त हुआ। यदि आपको सेक्शन 138 के मामले में, चेक बाउंसिंग के मामले में, आपका सेक्शन 25 इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर का कोई डिफॉल्ट हुआ है, ऐसे मामले में यदि आपको कोई भी लीगल एडवाइस, कोई भी कंसल्टेशन यदि आप मेरे माध्यम से लेना चाहते हैं तो दोस्तों दिए गए लीगल हेल्पलाइन नंबर पर आप मुझे कॉल और मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं दोस्तों। आपको मैं इस मामले में पूरी तरीके से मैं आपको गाइडेंस और कंसल्टेशन दूंगा दोस्तों। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।